नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा में करीब 1 महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद आज प्रदेश के वोटर जनादेश दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक ही राउंड में पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रही है। गुरुग्राम से लेकर यमुनानगर तक सभी हिस्सों में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस उत्साह में दिख रही है, जबकि बहुकोणीय मुकाबला होने की वजह से बीजेपी को हैट्रिक की उम्मीद है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार राज्य में तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस मामले पर हम अपने तमाम सारे पैनलिस्ट के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और अभी इस चर्चा को हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर मताधिकार के बाद तमाम सारे नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो सुन लेते हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं और उसके बाद अपने खास मेहमानों के पैनल के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है। ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। मुझे लगता है 6-8 महीने पहले किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी होगी कि झूठ बोलो तो बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। गोएबल्स का एक सिद्धांत है कि बार बार झूठ बोलने से कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक हथकंडा बनाया था। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आए, उनकी पोल पट्टी खुलने लग गई। उन्होंने सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे कि जब उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन करना चाहते हैं। गठबंधन किसी ने आगे बढ़ के किया नहीं। इसी प्रकार अभी तक वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके हैं। हमने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। लोगों के जीवन को सरल बनाने में हमने कितने काम किए। आज भी जनता के, मैं कहता हूँ, सिर चढ़ जैसे जादू बोलता है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी का विषय हर कोई करता है। ट्रांसफर पॉलिसी का विषय हर कोई करता है। घर बैठे लोगों की पेंशन बनती है, हर कोई बोलता है। आयुष्मान कार्ड की इतनी भारी जो एक छूट दे करके और स्वास्थ्य का जो बीमा मोदी जी ने कराया, वो हर कोई बोलता है। लोगों को मकान मिले, हर कोई बोलता है। किसान जो है उसको घर बैठे और उसका मुआवजा भी मिलता है, पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा मिला है। उनकी फसल का दाम घर बैठे मिलता है। 24 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं। कितने ही विषय बताए जा सकते हैं। कौशल रोजगार के नाते हमने नौजवानों को कुशलतापूर्वक कौशल उनका बढ़ा करके उनको, चाहे प्राइवेट नौकरी है चाहे सरकारी है, इवन विदेश में भी हम लोगों ने अपना फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बना करके विदेश। कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। सर, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, राहुल गांधी हवाई दावे हैं। कांग्रेस के जो दावे हैं हवाई है, उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई उसमें जान नहीं है। क्योंकि नीचे से वो जन का विश्वास खो चुके हैं। उनके पास ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है, हवाई है। राहुल गांधी ओबीसी और इन सबके नाम पे, अग्निवीर के नाम पे वोट मांग रहे थे चुनाव में और कह रहे हैं कि अग्निवीर और वोट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे। देखिए, उसकी मंशा स्पष्ट नजर आई है। कांग्रेस की पीढ़ियों से ये मंशा नजर आ रही है। उनके जो दादा थे, फिर उनकी दादी थी, उनकी दादी के बाद उनके पिताजी थे, पिताजी के बाद अब स्वयं आगे। उनकी लगातार यही मंशा रही है जो कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आरक्षण को खत्म करेंगे। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था।
और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है और हम हरियाणा वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आला कमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। तो हम दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक बीजेपी के साथ सरकार में रहे। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया और अपनी राह अलग कर ली। उसके पहले हम लोगों ने विनेश फोगाट को सुना। विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास मेहमान फिर एक बार जुड़ रहे हैं। संजीव यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी से ही सबसे पहले तो सवाल ले लेता हूं। आज सुबह से ही हम लोग संजीव जी इस चुनाव पर लगातार निगाह बनाकर रखे हुए हैं। संजीव जी, आपको पता है हरियाणा का मिजाज कि वहाँ पर हैट्रिक कोई लगा नहीं पाया अब तक के इतिहास में, लेकिन एक दूसरा फैक्ट ये भी सच है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा में राज करता है। तो ऐसे में आपसे ये सवाल है कि इस बार हरियाणा नया इतिहास लिखेगा या अपनी परंपरा को कायम रखेगा? देखिए, इतिहास लिखना और वो तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है दोनों पार्टियों में किसी में भी उतना आत्मविश्वास के साथ आपने अभी मनोहर खट्टर साहब की बाइट देखी, विनीश फोगाट की बाइट देखी, दुष्यंत चौटाला जी की बाइट देखी। वोटिंग के समय तक आज भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पूर्ण बहुमत से साथ आए। तो मनोहर खट्टर जी ने कल बयान दिया कि हम 50 सीटें जीतेंगे, ठीक है, पूर्ण बहुमत, लेकिन लड़ाई 90 सीटों की है और वो 79 सीटों पर लड़ाई लड़ रहे, वो 89 सीटों पर लड़ाई लड़ रहे, एक सीट उन्होंने छोड़ दी। जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो हैट्रिक स्वाभाविक बात है कि लगना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे साथ संजीव यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव यादव जी के ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही है? मैं संदीप त्रिपाठी के पास चलता हूं। संदीप त्रिपाठी से भी एक सवाल ले लेता हूं। संदीप त्रिपाठी जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण काम चुनाव से ठीक पहले हो गए। एक तो अशोक तंवर जी को आप ले आए, दूसरा हुड्डा जी और शैलजा जी का हाथ मिलवा दिया आपने। नहीं, देखिए आलोक जी, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जहाँ लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होता है, लोग अपनी बातें खुलकर रखते हैं, तब ये सारी चीजें आपको जमीन पर दिखती हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की बातें अंदर खाने चल रही है, वो बाहर दिखती हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो ताना साफ की होती हैं, उनकी बातें बाहर निकलकर भले नहीं आ पाती हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आलोक। भारत की कथित रूप अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो ये कहती है कि 1 व्यक्ति 1 पद, एक व्यक्ति 1 मैन 1 पोस्ट। आज जेपी नड्डा जी मंत्री बने हुए लगभग 4 महीने हो गए उनको, 4 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, लेकिन जेपी नड्डा जी की कुर्सी खाली है, कोई अब तक बैठ नहीं पाया। अमित शाह किसी को कह रहे हैं,
मोदी जी कह रहे हैं संजय जोशी जी नहीं बनेंगे। मतलब सबकी एक अलग अलग राय है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उस पर डिबेट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंतर विरोध हर जगह होते हैं। अब हरियाणा में चुनाव क्यों जीत रहे हैं? शैलजा जी ने जिस तरीके से कहा, अभी आपने बताई, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम वहां पूर्ण बहुमत ही नहीं, हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेता ने भी यही बात बोली, और हम कह रहे हैं कि 70+ सीटें हम हरियाणा में जीतने जा रहे हैं। उसका कारण आप समझिए, आप अगर 2019 का चुनाव देखेंगे, हमको 28% वोट मिला था, भाजपा को जो है 36% वोट मिला था। इनके पास 40 सीटें थी, हमारे पास 21 सीटें थी। पिछला चुनाव अगर हम पिछले चुनाव से लगभग 10 से ज्यादा वोट आप परसेंटेज में वृद्धि करते हैं। 2019 के पहले जो चुनाव हुआ 2014 में उसकी तुलना में, तो जो हम वोट आप परसेंटेज हमारा लगातार बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि हम वहां पर अपना जनाधार लगातार बढ़ा रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, हमारे पास वहां पर एक भी सीट नहीं थी, हम 5 सीटें जीत कर आए। और क्रमों आप देखेंगे जेजेपी जो है 5 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है, उसको 14% से ज्यादा वोट पिछले चुनाव में मिला था। लेकिन आज जनता जान गई ना कि जेजेपी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो जो भाजपा के विरोध में अगली बार जेजेपी को वोट मिला था, तो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होगा। एकदम सिंपल सा फार्मूला है। और आप अगर कास्ट इक्वेशन देखेंगे, वो भी हमारे पक्ष में है। हमारे पास वहां पर शीर्ष लीडरशिप है। आपके पास लीडरशिप इस तरीके की है कि आप एक व्यक्ति को ऐसे लेके आते हैं जिसको हरियाणा की जनता जानती नहीं है, और आकर मुख्यमंत्री बना देते हैं, और वो भी 9.5 साल की असफलताओं को ढकने के लिए। तो ऐसे चुनाव नहीं होता। और बीच चुनाव में देखिए आज जो है कि अनिल विज जी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। संदीप जी, यही जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना आपका, इसी को लेकर बीजेपी आप लोगों को घेरती है और ये कहती कि यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको छत्तीसगढ़ में भी था, राजस्थान में भी था, और रिजल्ट क्या रहा सबको पता है। कि अगर आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव की परिस्थितियों में किस तरीके से लड़ा गया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। वहां पर मोदी, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी, उनकी पूरी संस्था, भारत सरकार चुनाव लड़ रही थी वहां पर। आप देखिए महादेव क्या हुआ, बंद हो गया क्या? उसमें कितने लोग जल गए? क्या हुआ? रोज ईडी करती थी, अब क्यों बंद हो गई? क्या भ्रष्टाचारी जेल चले गए? क्या हुआ उन भ्रष्टाचारियों जो लगा रहे थे? और रोज वहां पर सीबीआई और ईडी ने जो है अस्थायी दफ्तर खोल दिया था कि एक भी कांग्रेसी नेता प्रचार के लिए जाता था तो पड़ जाती थी, सीबीआई का छापा पड़ जाता था। तो इन परिस्थितियों में हमने वहां चुनाव लड़ा था। तो उस चुनाव के और चुनाव की कंपेरिजन वहां पर हम सत्ता में थे, हमारे साथ कम्युनिटी नहीं थी, और वही एंटी कम्युनिटी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो ये अंतर है सर। जी ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद भी जुड़ गए हैं, लेकिन संजीव यादव जी के पास चलूंगा। शमशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव यादव जी से हमारी बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कम्युनिकेशन कुछ दिक्कत आई थी तकनीकी कारणों की वजह से, इसलिए उनका सवाल एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं आपको। हरियाणा का मिजाज रहा है संजीव जी कि वहां पर कोई हैट्रिक नहीं लगा पाया है, लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है हरियाणा में वही राज करता है। तो ऐसे में हरियाणा अपने इतिहास को बदलेगा, दोहराएगा, लिखेगा, नया इतिहास लिखेगा, या अपनी वही परंपरा कायम रखेगा? देखिए, मैं यहाँ से इत्तेफाक नहीं रखता कि सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है हरियाणा की सरकार उसी की बनती है, ये होता रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। जिसे कह सकते हैं हरियाणा का चुनाव एक दंगल चुनाव की तरह लोकल बेस्ड बन गया है। चुनाव जाट और गैर जाट, दलित, ओबीसी राजनीति को लेकर के है। और इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार या आप गठबंधन के साथ साथ अदर गठबंधन जो अलग हुए, जैसे कि आपने बताया कि दुष्यंत चौटाला जी भी अलग हुए, सबको ये पता लग गया कि इस बार का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव नहीं है, लोकल बेस्ड का चुनाव है। इसीलिए आप कई सीटों पर देखिए, जहां सावित्री जिंदल सिंह की सीट है वहां वो अपने आप में मजबूती से खड़ी हैं। वो बात की बातें हैं, क्या होता है वोट में। विनीशा फोगाट का भी मैं बाइट सुन रहा था, उनमें आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है एक चीज़ों का। तो
हैट्रिक लगाना एक अदर पार्ट है कि सेंट्रल नेतृत्व में, हाँ, लेकिन यहाँ आपने एक बात सही कि कांग्रेस जो है अति उत्साहित रहती है चुनाव को लेकर के। पिछले कई रिजल्टों में हमने देखा कि राजस्थान में हम जिस तरीके से लग रहा था कयास है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी लग रहा था, छत्तीसगढ़ में भी लग रहा था, लेकिन वहाँ अलग हुआ। बीजेपी की स्ट्रेटेजी एक दूसरे तरह की स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस बार अशोक तंवर को लाना, शैलजा में और भूपेंद्र जो हुड्डा साहब में हैं, दोनों के अंदर आपस में समायोजन बना करके चुनाव की मंच पर एक जगह खड़ा, ये कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व का जो वो है उसका फायदा सीधे सीधे इस बार कांग्रेस को मिलेगा। जी ठीक है। शमशी भाई, शमशी जी, शमशी आजाद जी बोलिए। शमशी आजाद जी, हरियाणा के चुनाव में 3 महत्वपूर्ण फैक्टर आप भी जानते हैं, जवान, पहलवान, किसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवान आपसे अग्निवीर को लेकर नाराज है, किसानों के आंदोलन लगातार पिछले कई सालों से लगातार चल रहे हैं, आपको पता ही है। और पहलवानों का हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जो आंदोलन हुए उसमें कितने लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर भी कांग्रेस ने मुद्दा बना रखा है। ऐसे में ये तीनों फैक्टर आपको बड़ा डेंट करते नजर आ रहे हैं हरियाणा चुनाव में। नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी भाइयों को। देखिए, बड़ा ये महत्वपूर्ण चुनाव है हरियाणा का और पूरे देश की निगाह है हरियाणा पर। हरियाणा का चुनाव ही जो है वो दिशा और दशा दोनों तय करेगा किस पार्टी में कितना दम है और आने वाले 2029 के चुनाव में कौन केंद्र पर स्थापित होगा। अब जब केंद्र की बात आती है तो राष्ट्रीयता की बात आती है, राष्ट्र धर्म की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, देश को गौरवान्वित करने की बात आती है। तो ये सारी चीजें जब जनता के सामने आती है तो जनता के सामने एक पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पर लगातार जनता ने 10 सालों से विश्वास किया और तीसरी बार रिकॉर्ड ये रहा कि तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनकर जो है केंद्र में भेजा गया। तो इससे ये साफ साबित हो गया, इससे ये साफ जाहिर हो गया कि देश की जनता वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और हरियाणा जो काफी पिछड़ चुका है, अब आप खिलाड़ियों की बात करेंगे, 1-2 खिलाड़ी, अगर इनके अंदर इतना बल होता तो हमारे ख्याल से चैंपियन हो क्या थे। इनके अंदर इतना बल होता तो पूरी देश की जनता इनके साथ होती, इनके अंदर इतना सामर्थ्य होता, क्योंकि देश ने इनको एक खिलाड़ी के रूप में चुना जरूर था, लेकिन जब इन्होंने पार्टी अपना घोषित कर दिया, जब ये राजनीति में आ गए, तब राजनीति में आने का मतलब ये होता है कि अभी तक ये खिलाड़ी थे तो हम भी उनका सम्मान करते थे कि भाई देश की तरफ से लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, हम इनके साथ हैं। देश की जनता में उत्साह था। आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो जन सैलाब उमड़ पड़ता था। अब भीड़ जमा करने के लिए पैसे खर्चा करना पड़ रहा है, अब भीड़ जमा करने के लिए प्रायोजित जो है लोगों को किराए पे बुलाया जा रहा है, अब भीड़ जमा करने के लिए मीडिया का उनका सहारा लिया जा रहा है। तो अब उनकी समझ में आ गया कि जो ग्लैमर पहले था, जो जनता हमारे साथ थी, वो राष्ट्र धर्म की वजह थी, वो खेल भावना की वजह थी, वो देश के सम्मान के लिए हमारे साथ थी। लेकिन अब जब आपने राजनीति से कदम रखा तो अब आपको जो है लोग चेक करने लगे कि आपने किस पार्टी की विचारधारा को अपनाया, आपने किस पार्टी की विचारधारा के साथ चलने का मन बनाया, आप किस पार्टी को चाहते हैं, आप क्या नेता बनना चाहते हैं, आप क्या कांग्रेसियों की तरह भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, आप कांग्रेसियों की तरह जो है राजनीति करना चाहते हैं, आप कांग्रेसियों की तरह देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, आप कांग्रेसियों की तरह देश में दंगा कराना चाहते हैं। तो अब जब ये सारी बातें जनता ने देखा तो उनके सामने फिर वही आया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है और केंद्र में है। अभी 2029 तक रहना है और आप देखेंगे कि 2029 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। ये गठबंधन करते रहेंगे, इधर से उधर टहलते रहें, ये कभी किसानों को भड़काते रहें, कभी मासूम नौजवानों को भड़काते रहें, कभी महिलाओं को भड़काते रहें, लेकिन जब अंदरूनी जांच होती है तो पता ये चलता है कि भाई किसानों को इन्होंने भड़काने का, उत्तेजित करने का काम किया। वो किसान जो देश के मासूम किसान थे, वो किसान जो बेजुबान किसान थे, वो किसान, उनको हत्यारा बनाने की कोशिश की। ठीक है, आपके पास आऊंगा शमशी जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है, ठीक, आपके पास आऊंगा। संदीप जी, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में छोटी बड़ी 70 से ज्यादा रैलियां की हैं, जिसमें से प्रियंका और राहुल जी की 4 रैलियां रही, 2 रोड शो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रोड शो रहे, खड़गे जी ने 2 रैलियां की। उसके बाद भी जो एक तरफा रिदम दिख रहा था वो बनता नहीं दिखा। कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में आप सिमट करना रह जाएं? नहीं, सिंगल राजनीतिक पार्टी नहीं, हम कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और शमशी भाई भी आए, लेकिन हरियाणा पर वो नहीं बात, एक भी बात उनकी हरियाणा के चुनाव से संबंध में नहीं।
वो शमसी भाई मोदी चालीसा करने के बड़े शौकीन व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं, चालीसा उनको बहुत पसंद है। तो मोदी चालीसा करते करते वो जो है भूल गए कि कांग्रेस के पास बजरंग बाण भी है और बजरंग के माध्यम से हम जो है अच्छे अच्छे भूत प्रेत को दुरुस्त कर देते हैं। तो यही बात आपकी कुनीतियों की बात, अगर आपको अब भी लग रहा है जी को जनता ने सुना तो आप 400 पार का नारा देते 240 तक सिमट जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा है, हमको ने वेरी गुड चुन दिया है। कहा आप समझिए, सबसे बड़ी पार्टी है, आज भी सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर आपको जनता इतना चाहती तो शमसी जी संदीप जी को सुन लेते हैं, आपके उसके बाद फिर आपके पास भी आते हैं। ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद शमसी जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, शमसी जी ने जैसे मैंने कहा कि इतनी बातें कर रहे हैं, अग्निवीर के बारे में उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, नहीं बोला। उन्होंने किसानों के मामले में ये कहा कि हमने भड़का दिया। 3 कृषि कानून आप देखते आते हो, उस कानून पहले अडानी गोदाम उसी हरियाणा बन जाती है, हरियाणा की जनता नहीं दे सकती क्या? उसको बताने की क्या जरूरत है? उसको ये पता है कि अभी वो कानून बने नहीं, उससे लग जाता है अडानी के गोदाम में बने जो 3-3 किलोमीटर में बनी हुई है, और आप कह रहे हो कि हम भड़काते हैं। मतलब गजब बात। आप कानून आप गवर्नमेंट को साफ कर रहे हो, अधिकारों का साफ कर रहे हो, तो भड़का हम रहे। क्या हरियाणा की जनता को, देश की जनता को उसी चौथी पास राजा की श्रेणी में रख रहे हैं क्या? जो आपके महानायक, वो नहीं, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और वो जानती है उसका कहाँ है बुरा कहाँ है। देखिए, अगर आप 2 चुनाव जीत कर आए तो जिस तरीके से आपसे बातें की थी, अगर आप केंद्र की बात कर रहे हैं तो बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार प्राप्त किए थे, क्या हुआ उसका? आदर्श गाँव याद है आपको? एक सांसद एक गाँव, 1 साल में डेवलपमेंट। मोदी जी के 11 मोदी जी, किसी को तो छोड़िए, मोदी जी को 11 गाँव आदर्श गाँव बता दीजिए जिसको मोदी जी ने डेवलप कर दिया है। और आप तो बात करते हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी आपने, क्या हुआ? कितनी बन गए? किसानों का आमदनी कितना करने की बात कही, वो क्या? आपने सबको पक्का मकान 2022 देने की बात कही, क्या मिल गया? हास्यास्पद बातें करते हो भाई। आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की और बुलेट ट्रेन आज 12 साल हो गए, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया और आप थी उनकी संख्या कम हो गई, किराया आप डबल कर दिया। जब तक महंगाई का आप तरीके से जो है चटनी नहीं, उसकी महंगाई दाल बढ़ा 235 रुपए को बढ़ा की दाल पहुंच गई है, और बात कर रहे हो कितने बढ़ा दिया। अपनी नीतियों को किस तरीके से एक व्यक्ति चरण में पूरी सरकार पूरी तरीके से तल्लीन है, और आप जब तक आपने एक भी हिस्से काम नहीं करते, हरियाणा में मुद्दों का काम ना, आप बताइए क्या आपने ये क्या आप वोट दे, आप ये नहीं, आप हिंदू मुस्लिम इस दुनिया की बातें करते हो, गवर्नमेंट की बात नहीं करोगे, काम की बात नहीं करोगे, तो शमसी जी इस तरीके से नहीं चलेगा। जनता आपके झांसे में आई, हिंदू मुस्लिम में फंसी, बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आपका वो एजेंडा चला, लेकिन आप आज जो है आपका एजेंडा खुल चुका है। आपको बताना पड़ेगा हरियाणा में बेरोजगारी कैसे नंबर गई, आपको बताना पड़ेगा कि हरियाणा में जहां पर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर कई प्रदेशों में लोग नौकरी करने जाते थे, ऐसा प्रदेश आज खुद की युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दे पा? आपको बताना पड़ेगा ना, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी ये है वो है ऐसा है वैसा, ये नहीं। आप एक घंटी का आंकड़ा रखिए, हरियाणा में ये काम, हमने ये काम किया, ये काम किया, इसलिए हम वोट दीजिए। नहीं, आपको सिर्फ जो है लल्लो चप्पो करने से काम नहीं होगा ना। ठीक है, ठीक। संदीप जी शमसी जी का जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको शुक्रिया कर दूं मैं। आलोक जी निवेदन है, संक्षिप्त में जवाब सुन लीजिए, शमसी जी का जवाब सुन लीजिए संक्षिप्त में। शमसी जी, संदीप जी हमारे साथ काफी देर से हैं, इनको जाना भी है, इसलिए संक्षिप्त में 10 सेकंड में अपना जवाब कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद संदीप जी को शुक्रिया कर दूं मैं। संदीप भाई साहब किस पार्टी से, पहले ये तो पता चले। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग, हमें तो बड़ी शर्म आती है कि ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उसके बाद जब पार्लियामेंट में बिल जाता है तो सबसे पहले बिल यही फाड़ देते हैं, बिल का विरोध करते हैं, कभी बाहर चले आते हैं।
नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों को किस तरीके से इन्होंने देश के नौजवानों को कहा कि देश का नौजवान जो है नाच रहा है। अयोध्या में अगर वहां पर जो भक्ति हो रही तो वहां पर कहा जा रहा है कि नाच गाना हो रहा है। काशी को इन्होंने कहा कि यहाँ पर चरस और गांजे का सेवन करके बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। तो ये जो है कुठाराघात करने वाले लोग, जो सनातनी धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग, ये जो है तो ये कहा जाए कि रोम से आए हुए, रोम की ठीक है, संदीप जी को जाना है। ठीक है संदीप जी, आपके साथ अभी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव यादव जी, हरियाणा की पॉलिटिक्स के जो जानकार लोग हैं, वो उनके बीच में इस बात की चर्चा होती है कि जो पहलवानों का आंदोलन था वो पूरे हरियाणा को प्रभावित नहीं कर रहा था। जैसे किसान आंदोलन था वो पूरे हरियाणा को प्रभावित नहीं कर रहा था, वो एक खास कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा था। और इस जैसे पहलवानों का आंदोलन हुआ तो उसमें से एक खास कम्युनिटी के ही ज़्यादातर लोग थे। उसी तरीके से जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें एक खास कम्युनिटी के ही ज़्यादातर लोग थे। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये दोनों आंदोलन, पहलवानों का जो आंदोलन और किसानों का आंदोलन, पूरे हरियाणा को प्रभावित करता रहा या कर रहा है, या इस चुनाव में उसका कुछ असर देखने को मिलेगा, या फिर वाकई किसी खास कम्युनिटी तक ही ये आंदोलन दोनों सीमित रहे? मैं आलोक जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो पहलवानों का आंदोलन रहा या दूसरा किसानों का आंदोलन रहा। पहली बात करते हैं हम पहलवानों के आंदोलन की। पहलवानों का आंदोलन एक जाट बेल्ट की तरफ, जिसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं, और जाट बेल्ट में मतलब कि हरियाणा में जाट बेल्ट बहुत बड़ी है, लेकिन एक आप दिल्ली से चलें, बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर के आसपास का इलाका, सोनीपत का इलाका, ये एक बेल्ट को पहलवानों ने प्रभावित किया कि उस आंदोलन का। लेकिन उससे अदर आप जैसे राजस्थान की सीमा से सटी जगह है, पंजाब से सटी सीमाएं हैं, वहाँ पर उस आंदोलन का इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा। दूसरी बात रही किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का भी एक फैक्टर अलग रहा। किसान आंदोलन का फैक्टर इधर नहीं आया, रोहतक साइड, वो पंजाब की बेल्ट के पास, गंगानगर की बेल्ट के पास या राजस्थान की बेल्ट के पास से अछूता रहा। आपने जब किसान आंदोलन हमने भी कवर किया, आपने भी कवर किया, तो रेवाड़ी से आगे निकलते थे, वहाँ पर एक किसान आंदोलन का हिस्सा प्रभावित दिखता था। ऐसे ही पंजाब के पास जो आजकल चल रहा है, पंजाब बॉर्डर के पास। लेकिन आप उसके बगल में दिल्ली के अछूते बॉर्डर के पास आइए तो वहाँ पर किसानी मुद्दा बिल्कुल गायब है, ऐसी पहलवानी मुद्दा। तो क्षेत्र बटे हुए हैं दोनों तरफ के कि जाट लैंड का किसानी आंदोलन पर जाट का जो मुद्दा है वो कितना चुनाव को प्रभावित करता है। अब बात रही कि प्रभावित करने की बात है, जो विनीश फोगाट की बात करते हैं या अभी जो ब्रिजभूषण को लेकर के पहलवानी मुद्दा चला, उस मुद्दे के अंदर आप ये देखिए कि समीकरण जो बदले कि हुड्डा साहब भी आए, खट्टर साहब ने उस समय बयानबाजी कम की, लेकिन हुड्डा साहब ने की, और लेकिन उनकी पहलवानों की नाराज़गी भी उनके साथ ज़्यादा दिखी एक टाइम को। बाद में इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए हुड्डा साहब फोगाट साहब को लेकर के आए मंच से। लेकिन यहाँ फैक्टर किसान आंदोलन का भी। किसान आंदोलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस समय मंच से कहा कि इनकी समस्याओं को सुन लिया जाएगा और कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव का जो देखा गया उसमें केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से काम किया उसका असर किसानों का आंदोलन का हरियाणा में नहीं दिखा, बिल्कुल अलग रहा। क्योंकि विधानसभा चुनाव है, एक लोकल बेस्ड चुनाव है, और हरियाणा मैं मानता हूँ यूपी के चुनाव, राजस्थान के चुनाव से थोड़ा सा अलग है। आप पंजाब से भी इसको अलग देखेंगे तो ये एक लोकल बेस्ड चुनाव कहलाता है। दलित, जाटलैंड, अदर ओबीसी कैटेगरीज में जिस तरीके से कांग्रेस ने सीटें बांटी हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें दी हैं, आप खुद ही उन सीटों से कयास लगा सकते हैं कि उन्होंने भी कास्टलिज्म को देखा है। रही बात नेशनल मुद्दे की, हमसे मैं सुन रहा था कि राष्ट्रीयता का मुद्दा है हमारे लिए। आज की डेट में हम धर्म की जगह नौजवानों की बात करते हैं। अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हमारे कुरुक्षेत्र पहुँचे, राष्ट्र के मुद्दे की बात करते हुए उन्होंने लोकल मुद्दे की जगह कुरुक्षेत्र, जो कि रण क्षेत्र कभी कहा जाता था, वो उन्हीं की लाइन थी कि वो धर्म क्षेत्र बन गया। उन्होंने वहाँ से एक हुंकार भरी। तो ये जो चीज़ें हैं कि बीजेपी के साथ शमशेर जी का जैसे वो रहा है कि आज वो भी एक थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ा है। उन्होंने मनमोहन सिंह बोला एक लाइन में और बीच में रुक गए। कारण ओवर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की जब कमी दिखती है तो उसका असर चुनाव में भी दिखता है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं
बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आलोक पांडे जी, हरियाणा की पॉलिटिक्स में आपको पता है कि जवान, पहलवान और किसान कितना, ये तीनों फैक्टर कितना इफेक्टिव होते हैं वहाँ पर। जवान अग्निवीर को लेकर नाराज हैं, पहलवान, उनका आंदोलन आपने देखा पूरे देश में किस तरीके से तस्वीरें दिखाई जाती रहीं, किसानों का भी आंदोलन आपने देखा। इसके साथ ही कांग्रेस ने वहां पर संविधान की किताब भी खोल रखी है। तो चारों फैक्टर, जवान, पहलवान, किसान और संविधान, ये चारों फैक्टर अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखें तो इसमें आपकी नजर में बीजेपी को कितना डेंट लगता दिख रहा है, कितना प्रभावित करता दिख रहा है ये चारों फैक्टर? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि कांग्रेस ने तो 2-3 महीने पहले तक तो बहुत अच्छी लीड ले रखी थी, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा पॉलिटिकल इंट्यूशन लगता है कि कहीं ये छत्तीसगढ़ का इतिहास तो नहीं दोहराएगी। कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये नहीं कह पा रहा था कि छत्तीसगढ़ भाजपा जीते, कोई भी, और कोई भी का मतलब कोई भी है। मैंने नहीं सुना किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीतने जा रही है। इसी तरह से हरियाणा में भी सब कह रहे हैं कि तो कांग्रेस एड में है, लेकिन जो डेढ़ 4-5 महीने पहले बीजेपी को लगता हुआ दिख रहा था वो डेढ़ नहीं है। अब स्थिति 50-50 पर आगे रुक गई है, क्योंकि जब संविधान राहुल गांधी जी खोलेंगे हरियाणा में तो संविधान ये थोड़ी ना, जब अमेरिका में खोलोगे दूसरा संविधान है, तो हरियाणा में दिखाओगे दूसरा संविधान है। अमेरिका में कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो क्या ये राहुल गांधी सोचते हैं कि अमेरिका में कही गई बात हरियाणा के भाइयों को पता ही नहीं चलेगी, छुट्टी रहेगी। हरियाणा का भाई क्या इतना टेक्नोसेवी नहीं है कि जब अमेरिका में कह रहे हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे तो हरियाणा में नहीं समझ में आएगा। क्या दलितों को ये समझ में नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, जिसे विपक्ष ने पॉलिटिकली दुरुपयोग किया, ये कहते हुए कि भाजपा आई तो इलेक्शन खत्म कर देगी। भाजपा ने कभी नहीं कहते इलेक्शन खत्म कर देगी। मोदी जी ये सफाई देते रहे यार अम्बेडकर की आ जाए तो भी आरक्षण नहीं खत्म होगा, लेकिन कांग्रेस का जो नैरेटिव था कि 400 पार में आरक्षण खत्म हो जाएगा वो चला, और कुछ वोट दलितों का भी बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में और जगहों पर मिला। लेकिन अब जब राहुल गांधी तो प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि हम आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, इकलौते भारत के नेता जिनकी ये हिम्मत पड़ी कहने की अमेरिका से ही सही कि उसी समय पर हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी का अगर वो ढेर पाती है तो किस समय जो हरियाणा की राजनीति है वो दलित वोटों पर बहुत ज्यादा और ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि बाकी जो उनके कोर वोट बैंक है कांग्रेस के, बीजेपी के, वो उनके साथ इंटैक्ट है ऐसा लग रहा है। 2-4%, 1-2% इधर उधर, लेकिन दलित वोट मेजोरिटी किसके साथ चला जाएगा वो तस्वीर बदल देगा। हालांकि अगर अभी पॉलिटिकल देखे तो एज थोड़ी सी कांग्रेस को दिखती है, लेकिन अंततः अगर हम निष्कर्ष निकाले तो ऐसा लगता है कि जो क्लीन स्वीप जैसा कांग्रेस को 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो लग रहा था वो क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 1-2 सीटों से ही आगे पीछे रहे और निर्दलीय फिर प्रमुख भूमिका निभाए। अब रही बात लोग में जोड़ दूं, ऐसा नहीं है। संविधान जो अपने जवान के साथ ये मुद्दे तो है ही, जलेबी की फैक्ट्री में एक मुद्दा होगा, पप्पू गटर में जिसे कहते हैं, जब राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगा सकते हैं हरियाणा में, आप सोचिए राहुल गांधी की भारत के प्रति समझ क्या। कांग्रेस का जो नेतृत्व करता व्यक्ति है ये नहीं जानता कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। ये हद तक पॉलिटिकली मेच्योर हुए, पूरा भारत घूम डाला राहुल गांधी ने, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो ये नहीं पता। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे भी रहेंगे। रह बात किसान आंदोलन की, 2020 में भारतीय जनता पार्टी किसान बिल 2019 में वो लेकर के आई थी, और उसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ था तो सीटें टेक हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस किसान बिल का उस तरह से कोई बहुत बड़ा नुकसान उस समय भी नहीं हुआ था, क्योंकि जहां पे मुझे याद आ रहा है किसान बिल पहले आ गए थे और हरियाणा का चुनाव उसके बाद हुआ था। तो इसलिए इन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा और उसे उठाना चाहिए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है, जो सेना में अग्निवीर योजना है, भारतीय जनता पार्टी इसमें
रक्षात्मक है, क्योंकि जब वो एक मोटा मोटा संदेश देते हैं कि आपका बच्चा तो रिटायर हो जाएगा, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग अग्निवीर से आएंगे उन्हें दूसरी सैन्य सेनाओं में आरक्षण हो गया, 10% 10 मिल गया, लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टया इस मामले में भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक होती है और इसका राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में उठाया। और मुझे लगता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी इतना क्लियरिटी से नहीं समझा पाई है नीचे के लेवल तक कि आर्मी में जो अग्निवीर योजना है, वो जो व्यक्ति अग्निवीर बनकर जाएगा उसको किस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राष्ट्र सेवा उद्देश्य होता है, लेकिन राष्ट्र सेवा के साथ हमारे पास जॉब परमानेंट बनी रहे, हमारे बच्चे उस पर डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो एक कारण ये भी है। और भारतीय जनता पार्टी शायद ग्रास रूट लेवल पर अभी भी अग्निवीर योजना को क्यों लाया गया और उससे उनको बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात पूरी तरह समझाने में असफल है और इसके लिए कहीं भी कहीं पर थोड़ा बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जी ठीक है। संजीव जी, कांग्रेस ने 2 इमोशनल कार्ड खेले। कांग्रेस की तरफ से एक तो विनेश फोगाट की तरफ से खेला गया और एक पहलवानों के मुद्दे को इमोशनल मुद्दे में बदलने की कोशिश की गई और एक कहा गया कि पहलवानों के साथ ठीक नहीं हो रहा और काफ़ी लंबे टाइम से इसे इमोशनल कार्ड के रूप में तब्दील करने की कोशिश की गई। और जब विनेश फोगाट प्रत्याशी के रूप में हो गई तो हमने कई जगह उनके चुनाव प्रचार में देखा कि उनके आंसू आ जाते हैं, वो बातचीत करते करते रोने लगती हैं, इस तरीके के दृश्य हम लोगों ने देखे हैं। उसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक्स सीएम, वो बार बार हर रैली में ही कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार मुझे जिता दो, इस बार मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये दोनों इमोशनल कार्ड कांग्रेस को कितनी ताकत देते नजर आ रहे हैं? देखिए, इमोशनल चुनाव से बहुत दूर रहता है, लेकिन हुड्डा साहब की बात सही है। उन्होंने पिछले जिस तरीके से 5 साल पार्टी के लिए मेहनत की, धरातल स्तर पर काम किया, क्योंकि उनको ये पहले से ही पता था कि ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है। और इस चुनाव के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम एक्सपेंड भी किया। जैसे कि आप कुछ सीटों पर, आप गुड़गांव की बगल की सीट पे जाइए या अनिल विज के सामने वाली सीट पे भी जाइए, वहाँ पर जिस तरीके की फ़ाइट निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा जी और लोग दे रहे हैं, इसी तरीके से आप गुड़गांव की कुछ सीटों पे आइए। ये हुड्डा साहब की पसंदीदा कैंडिडेट यहाँ उतरे हैं यहाँ, बल्कि इसका विरोध शैलजा जी ने भी किया था, जिसकी कलह पार्टी में दिख रही थी। और उनका आखिरी चुनाव, सीधी सी बात है कि ये सहानुभूति लोगों में रहेगी, क्योंकि जाटलैंड में इस बार हुड्डा साहब की चलते हुए 35 सीटें, 35 कैंडिडेट कांग्रेस ने जाट उतारे हैं। ये उनका अपना एक इमोशनल कार्ड है। उसी में फोगाट जी भी हैं। अब रही कि फोगाट जी को बार बार जगह जगह पर, क्योंकि स्वाभाविक की बात है कि जाट लैंड कहलाता है हरियाणा, और यूथ आइकॉन के लिए फोगाट, क्योंकि पहलवानों की नगरी है तो यूथ आइकॉन के लिए फोगाट बहुत बड़ी चीज़ है। और उनके प्रति उनकी सहानुभूति मेडल में भी दिखी, लोगों के प्रति भी हाल के, क्योंकि हम लोग पुरानी चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, नई चीज़ें हम ताज़ा ताज़ा याद रखते हैं और उसी के अनुसार देते हैं। अब आपने कहा कि जवान, किसान और अग्निवीर, मैं उसी सवाल पे दोबारा पीछे इसलिए लेना चाहता हूँ कि हमने सभी इस चुनाव के अंदर सबकी बाइट्स देखी, सबके बयान देखे, लेकिन नौजवानों का मुद्दा हरियाणा से बिल्कुल अलग दिखा। आपने किसी भी स्टेटमेंट में, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, यूथ पर फोकस नहीं किया। किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा, ये सेंट्रल ने जरूर बोला कि हम हरियाणा में इतनी नौकरी देंगे, पंजाब में इतनी नौकरी देंगे, उत्तर प्रदेश में इतने युवाओं को देंगे, लेकिन हरियाणा के जो नेता धरातल पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से किसी भी बड़े नेता ने आज तक नहीं कहा इस बात को कि यूथ के लिए ये काम कर रहे हैं। विनेश फोगाट यूथ की आइकॉन अलग है। अब रही बात जवान, किसान और एक और आपने बोला था पहलवान, तीनों चीज़ें थी। तो इन तीनों का जो मुद्दा है वो लोकल स्तर पर कांग्रेस ने इसको पकड़ा और इसको उठाया। और कांग्रेस का आपने नाम लिया तो कुछ चौथा उनका भी तो जोड़ दीजिए, संविधान की किताब भी तो खोल कर रखी है। संविधान की किताब भी खोल दी। मैं संविधान का मुद्दा तो खैर मैं हरियाणा के ऊपर फोकस करके इसलिए बात कर रहा था कि किताब खोली ठीक है, लेकिन वो हरियाणा की ना जो बेल्ट है, आपको मैंने हरियाणा फील किया, क्योंकि मैं अपने चुनाव से पहले भी, आपने कैरियर की शुरुआत भी हरियाणा से। हरियाणा के लिए संविधान के मुद्दे ज़्यादा, लोकल स्ट्रेटेजी, लोकल मुद्दे या लोकल चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। हरियाणा एक संपन्न राज्य है, इसलिए उसके लिए वो किताबें अलग चीज़ें कि हम बनाएंगे, योजना करेंगे, नहीं। वो लैंड जो है वो तुरंत रिजल्ट देती है।
ये इम्पैक्ट उसका रहेगा इस चीज़ को लेकर। जी ठीक है। आलोक पांडे जी, संजीव यादव जी के मुताबिक वहाँ पर जाटों का जो एक तरीके से वोट बैंक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो 25% मेरे ख्याल से जाट हैं वहाँ पर लगभग, और शायद यही वजह है कि 90 में से 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जाट वोट डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है, यानी कि 90 में से 40 सीटों पर ये जाट तय करते हैं कि कौन उनका विधायक चुना जाएगा। और शायद यही वजह है कि जैसा कि संजीव यादव जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी मुझे लगता है 15-16 जाट प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस ने तो 25 से ज़्यादा उतारे हैं जाट प्रत्याशी। तो क्या जाट वोट ही डिसाइड करेंगे वहाँ पर कि किसकी सत्ता हरियाणा में आएगी? जी 22 से 25% बहुत जगहों पर डाटा 22% का मिलता है, कहीं के 25 का भी मिलता है, तो 22% ज्यादातर मिलता है। तो हरियाणा में 22% में मोटा मोटा मानू जाट है, तो 25 मान लो तो 75% तो नाम जाट है। तो ऐसा नहीं है, जाट लैंड कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में जाट ज्यादा दमन है, ताकतवर है, तो वो जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जाट को 7% तो नहीं है, 55% भी नहीं है, 30% भी नहीं है, कहीं कोई 22 या 25% है, मिनिमम 25 है, वैसे 22% है। तो 22% वाला कैसे अल्टीमेट सब डिसाइड कर लेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी जाट वोट को लेकर बहुत ज्यादा नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन में नॉन जाट वोट को लेकर ही कॉन्सोलिडेट करती है, जाट वोट जो मिल जाए वो मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जाट वोट स्टेट इलेक्शन में नहीं मिलता, सेंट्रल इलेक्शन में मिला भी है। तो इसके जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 12 से 15%, कुछ 12% करते हैं, कुछ 15%, कहीं कहीं 17% भी है, लेकिन बहुत बड़ा वोट तो नहीं है। लेकिन ब्राह्मण चुनाव की सीटें बनाने में भूमिका निभाता है, जैसे यूपी में, जैसे हरियाणा में कौन पार्टी जीत सकती है उसकी सीटें बनाने में जाटों का बड़ा योगदान है, दबंग है, ताकतवर है और प्रोमिनेंट जगहों पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज करती है, और मुझे लगता है कि जाट वोट फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उस तरह से निगेटिविज्म नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको मानकर चल रही है कि बड़ी मात्रा में उनके पास नहीं मिलेगा वोट। लेकिन अगर कांग्रेस तो 5% के आसपास मुसलमान है हरियाणा में, वो अगर अपने साथ जोड़ती है, कुछ दलित वोट जैसे कि लोकसभा चुनाव में मिले थे वो जोड़ लेती है, ये अगर दोनों चीजें उसके साथ जुड़ जाती है, दलित और मुस्लिम और उसका जाट, अगर ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस उसको क्रिएट कर पाती है तो निश्चित बात है कि कांग्रेस वहां पर आगे हो जाएगी। लेकिन देखता यह है कि दलित संविधान को लेकर बहुत सेंसिटिव लोग हैं, और राहुल गांधी के संविधान में आरक्षण खत्म करने की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या दलित उतनी ही बड़ी मात्रा में कांग्रेस के साथ जुड़ा रहेगा, या वो भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोकसभा में थोड़ा दूर चला गया था वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास चला आएगा? कि बिहार अम्बेडकर के संविधान की रक्षा तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कभी नहीं कहा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो संविधान बदल देंगे। ये लड़ाई इस बार यही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जाट लोग अपनी जगह फिक्स है, ओबीसी वोट अपनी जगह फिक्स है, 8% ब्राह्मण है लगभग हरियाणा में, वो भी फिक्स है, दलित वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर है। और कांग्रेस के दलितों का जितना अपमान किया दलित नेता का, शैलजा जी का देख लीजिए क्या हालत है। शैलजा जी ने एक बयान दिया कि हुड्डा से कई साल से नहीं मिली है, लेकिन वो सत्ता से राहुल गांधी ने मिलकर हाथ तो मिलवा दिया, लेकिन दिल नहीं मिल रहा। तो इसलिए, और कांग्रेस अगर दलितों को वोट चाहती है तो क्यों ना शैलजा जी को मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दे। तो हरियाणा तो मतलब हुड्डा है, तो राहुल गांधी को भी पता है कि हरियाणा में हुड्डा के सिवा कुछ भी करने जाएंगे तो क्या राजनीतिक नुकसान उठाएंगे। इसीलिए कुमारी शैलजा का अपमान होने पर भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है। क्या दलित वोट वहां का नेता, वहां जो कार्यकर्ता है दलित है, उन्हें देख रहा कि कांग्रेस में दलितों को कितना अपमान हो रहा है। वहां उनकी शैलजा जैसी नेता को भी अपमान कर रहे हैं और अमेरिका से घोषणा कर रहे हैं कि हम संविधान में आरक्षण खत्म कर देंगे। दलितों के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो जो दलित कंसोलिडेशन अपने पास वापस ला पाएंगे नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे ग्रुप में दलित बस्तियों में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री तो डिक्लेयर तौर पर कह दिया है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। दूसरा एक चीज और 10 सेकंड में जोड़ दो, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अपनी स्कीमों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाती है। तो आप ये भी भारतीय जनता पार्टी को शायद मुद्दा बनाने में सफल नहीं होगी कि अब हरियाणा में भी टॉयलेट सीटें गिनी जाएंगी कि अब कितनी सीटें हैं, कितना टैक्स पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ठीक है आलोक जी,
संजीव जी, एक और भी वहाँ का हरियाणा के चुनाव का महत्वपूर्ण फैक्टर है बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम को लेकर खूब हो हल्ला हुआ, कांग्रेस चुनाव आयोग तक भी गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पैरोल उनको मिल गई, दोबारा फिर पैरोल मिल गई। और ये बताया जाता है कि बाबा का हिसाब किताब लगभग 2 दर्जन सीटों में ठीक ठाक है। ऐसे में बाबा राम रहीम के बाहर रहने से बीजेपी को कितना फ़ायदा दिखता है आपको? देखिए, उनकी पैरोल ही बता देती है कि बीजेपी को उनकी सीटों पर कितना फ़ायदा मिलता है। कि जब से उनको जेल भेजा गया उसके बाद उनको कितनी बार पैरोल मिली, और ये बीजेपी की सरकार में ही मिली, किसी और सरकार में तो नहीं मिली उनको। और चुनाव से ठीक पहले दोबारा पैरोल का मिलना, फिर बार बार पैरोल का मिलने का बात है, वही बात मैं आपसे कहूँगा। तो इसका मतलब आप इसी से कयास लग सकते हैं, आपके सवाल में जवाब छुपा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बेल्ट पे इसका अच्छा खासा असर पड़ता दिखेगा। आलोक जी, आपको क्या लगता है, राम रहीम का फायदा बीजेपी को मिलेगा? अब ये तो चुनाव में बताएगा, लेकिन मेरा अनुमान जरूर मिलेगा। जितनी व्याकुलता है उनको जमानत पैरोल देने की, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आपको हम सबको अनइथिकल भले लगे, लेकिन लॉ में जो चीज अनइथिकल है वो इलीगल भी है। ये कहाँ है? बहुत बार अनइथिकल चीज भी लीगल होती है। जैसे पैरोल का मुद्दा है, अब वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको इलीगल लगता तो पैरोल कैंसिल कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल कैंसिल नहीं किया। और राजनीति में तो वोट मिलने के लिए अब इसको कहाँ देखती है ना कांग्रेस पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी। अगर हमें वोट मिलता है तो सारी चीजें इथिकल है। और मैं मानता हूँ कि जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि पैरोल ही बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन उम्मीदों पर खरा उतरती है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी जितना जो पैरोल देती है दिलाती है, उससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज को डेंट पहुंचता है। लेकिन हरियाणा में क्या ऐसा कुछ लाभ मिलेगा ये चुनाव में? जी ठीक है। संजीव जी, हरियाणा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि हिंदुत्व, ब्राह्मण, ये शब्द, इन शब्दों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सियासत की। क्या देश की राजनीति अब जनहित के मुद्दों से हटकर इन्हीं मुद्दों पर होगी? देखिए भाई साहब, इस बात के लिए तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि आप पिछला लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को हम लोग कवर करके आए। जो धर्म की बात के अलावा नौजवानों की बात है, मुद्दे क्या होते थे पहले? जमीन, रोटी कपड़ा और मकान, 3 मुद्दे मेन होते थे। रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था, किसी को खाने। लेकिन अब जो मुद्दे बदल कर आ गए हैं वो धर्म की राजनीति पर आ गए हैं। मैंने अभी अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि कुरुक्षेत्र को जिस तरीके से धर्म क्षेत्र के रूप में तब्दील करने की बात योगी जी ने कही कि धर्म क्षेत्र है, यहाँ से लड़ाई, तो वो एक नेतृत्व दिखाता है। अभी हमारे साथ आलोक जी भी थे। आलोक जी ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि 22% जो वोट है, 22 से 25% वोट है, वो तय करेगा कि हरियाणा की सियासत कौन चलाएगा। लेकिन अगर हम उसी के सापेक्ष में बात करें, इनकी बात का इत्तेफाक और इनका मैं समर्थन करता हूं कि 30 से 35% वोट किसका है? 3 जातियों का है, यादव, ओबीसी एंड अदर कास्ट। लेकिन वो बिखरे हुए हैं, जिसका फायदा दोनों पार्टियां उठाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस शैलजा जी के माध्यम से, बीजेपी अदर सीटें कम करके जाट लाइन की अदर सीटों पर दे करके। तो धर्मनिरपेक्ष की बात आप कर रहे हैं, यहां तो मुद्दा लोकल आ गया, कास्टलिज्म पर चुनाव चल रहा है। तो जब मुद्दे तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं जब आप कास्टलिज्म पर चुनाव लड़ते हैं कि इस सीट पर वैश्य, इस सीट पे पंजाबी, इस सीट पे जाट, इस सीट पर गैर जाट। तो मुद्दा तो सरकारी ना, मुद्दा जो रोजगार को लेकर के, रोटी कपड़ा वो हट जाता है, वो आ जाता है धर्म विपक्ष जाति को लेकर के। धर्म आजकल प्रायोरिटी हो गई है और जनता से जुड़े मुद्दे तो विलुप्त हो गए। ये बात तो मुझे लगता है आलोक जी आपको भी मानना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी देखा हम लोगों ने, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं की, ना सत्ताधारी दल ने की, ना विपक्ष ने की। वही हाल हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिला। आलोक जी, देखिए, धर्म भी जनता का जुड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे? जनता का जुड़ा मुद्दा रोटी कपड़ा मकान रहेगा तो धर्म ही नहीं रहेगा। तो जब धर्म नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे? संस्कृति खत्म। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? कश्मीर में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? तो धर्म जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं, मैं तो मानते ही नहीं। धर्म जनता से ही जुड़ा मुद्दा है। अगर हमारा धर्म नहीं तो हम नहीं। हमारा बताइए, 12 जून 1947 को पाकिस्तान कहाँ था?
नहीं था। हमने रोटी कपड़ा और मकान पे पड़े रहे और दूसरा जो धर्म पे पकड़ के रहा, एक कम्युनिटी धर्म को पकड़ के रहे और हमसे कहा जाता रोटी कपड़ा मकान पकड़ो। ये क्यों? हमसे उम्मीद की जाती है रोटी कपड़ा मकान विकास को वोट दे, और दूसरी कम्युनिटी कहती है, उससे कहते नहीं आप धर्म के आधार पर बात करेंगे। ये गलत है। अगर इस देश में धर्म के आधार पर एक कम्युनिटी बात करेगी तो इक्वल रिएक्शन दूसरी जगह भी आएगा, और जिस दिन ये धर्म से आ गया उस दिन ही मैं मानता हूँ इस मामले में मैं बिल्कुल दूसरी तरह से बात करता हूँ। हिंदुओं को अगर कटना नहीं है तो बटना भी नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो कटेंगे। मैं 100% सहमत हूँ। कश्मीर का उदाहरण है, पाकिस्तान का उदाहरण है, बांग्लादेश का उदाहरण है। भारत के ही भूभाग थे और हम वहाँ खत्म हो गए, श्रीनगर में भी, पाकिस्तान में भी। ठीक है आलोक जी, ठीक है आलोक जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का शुक्रिया करूंगा। आलोक जी, संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। हरियाणा में हो रही वोटिंग पर हमने अपने पैनल से बहुत विस्तार से बातचीत की, चुनाव के सारे समीकरणों और वोटिंग के पैटर्न पर बात की। अब सबको इंतजार है काउंटिंग के दिन का। टीवी 27 न्यूज़ ने भी काउंटिंग के लिए खास तैयारी की है, जिसमें से 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों का पल पल का सटीक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में हो रही वोटिंग पर हमारी महा कवरेज जारी है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।